Hello students, this is our class 10th chemistry chapter 1st part 3. So in this video I'm going to discuss about types of chemical reaction. So basically there are 5 types of chemical reaction. The first one is combination reaction, second is decomposition reaction, third is the displacement reaction, then double displacement and redox reaction. So in this video I will cover up to double displacement reaction, and redox reaction will be discussed in the next video. So let us start with the combination reaction. So you can see, first of all I'm going to discuss the definition of combination reaction. So देखिए, combination reaction is a reaction in which a single product is formed from two or more reactant. तो वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है किससे? फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब जब दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. सो व्हेन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. देखिए, जैसे हाइड्रोजन इज H2, सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. तो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट्स हो गए? दो रिएक्टेंट्स हो गए. और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है हमारा? वाटर. सो वाटर इज द प्रोडक्ट हेयर. सो अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. तो वो रिएक्शन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. हमें नाम से पता चल रहा है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, जहाँ पे रिएक्टेंट्स आपस में मिल रहे हैं. और हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा. ऑलवेज रिमेंबर. सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे so you can see that magnesium is Mg. So magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. तो हमने मैग्नीशियम लिया है यहाँ पे, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई, इसको बर्न किया, जलाया, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर मिल गया. याद रखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का पाउडर होता है, सफ़ेद कलर का पाउडर होता है. तो जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं, जब भी हम मैग्नीशियम को जलाएंगे, तो यहाँ से एक चमक वाली लौ मिलेगी हमें. सो व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. और एक कैसा पाउडर होता है? इट इज़ ए वाइट कलर्ड पाउडर. ये सफ़ेद कलर का पाउडर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा. तो यहाँ भी कितने रिएक्टेंट हो गए? 1 एंड 2, दो रिएक्टेंट हो गए. और हमें प्रोडक्ट क्या हो गया? सिंगल प्रोडक्ट हो गया. तो कैसी रिएक्शन हो गई ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वन मोर एग्जांपल. देखिए, हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करी है? वाटर के साथ, H2O के साथ. कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विक लाइम होता है. ध्यान रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है ये रिएक्शन. सो कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम. तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. सो जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इसका नाम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड स्लेक्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं. तो यहाँ पे भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देखिए, ये जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, ये इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है. ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट को बनाने के काम आता है. कौन? कैल्शियम ऑक्साइड. और यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे CaOH2, अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन का मतलब अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसोल्व कर लेते हैं और इसका एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, और फिर हम इसको, अगर हम इससे वाइट वॉश करते हैं, देखिए जो हम वाइट वॉश करते हैं, जो हम पेंट वगैरह करते हैं दीवार पे, वॉल्स पे, तो वहाँ पे हम किसका सॉल्यूशन लेते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. और जब हम वाइट वॉश करते हैं दीवार पे, तो
हमारे जो एयर में क्या प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है इसके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है इसी की वजह से जो चमक होती है वो आती है दीवार पे, जो थिन लेयर बन जाती है पेंटिंग के बाद, जो शाइनिंग सरफेस मिलता है पेंटिंग को, जो वॉल्स पे जो शाइनिंग सरफेस होता है, जो चमक वाला सरफेस होता है, वो किसकी कोटिंग की वजह से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की कोटिंग की वजह से। आपने देखा होगा जब भी हम व्हाइट वॉश करते हैं हमारी वॉल्स पे, तो व्हाइट वॉश करने के तुरंत बाद ही शाइनिंग नहीं मिलती, 1-2 दिन बाद या फिर कुछ टाइम बाद हमें शाइनिंग मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ध्यान से समझना, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या भी बोलते हैं, मार्बल। देखिए जो मार्बल होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जो हमारा लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर वगैरह, ये भी हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सो इट इज बेसिकली limestone. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाइट वॉश में कौन सा केमिकल कंपाउंड हमें मदद करता है, सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फिर क्या मिल जाता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन बोलते हैं। इट इज द केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको तीनों के केमिकल नेम याद रखने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हमारा होता है क्विक लाइम हमारा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा होता है स्लेक्ड लाइम, जो व्हाइट वॉश करने में काम आता है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तब जो प्रोडक्ट बनता है डेट इज CaCO3, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये क्या होता है हमारा, मार्बल बोल लो या लाइमस्टोन बोल लो। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया था ये सब क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए अगली रिएक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ये कॉम्बिनेशन का एक सब पार्ट लगा लो या फिर इसको एक अलग से ट्रीट कर सकते हो आप, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, देखिए कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हीट भी निकलती है। जैसे इसी रिएक्शन को देखो आप, जो मैंने आपको अभी समझाई थी। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराई तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यहाँ पे जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हीट भी निकलती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे, आपने क्या काम करा, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड को डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड के दाने डाल दिए, सॉलिड ग्रेनुअल्स डाल दिए, और उसके बाद इसमें आपने पानी फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया। जब यहाँ पे आप जैसे ही वाटर फिल करोगे कि तुरंत की तुरंत यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीकर है ये गर्म हो जाएगा। ये क्यों गर्म हो जाएगा, क्योंकि जब भी कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस यहाँ पे क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी मिलती है, एनर्जी भी मिलती है, ऊर्जा भी मिलती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब जो हमारी नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस, उसका कंपोजिशन क्या होता है, मीथेन होता है। तो जब हम मीथेन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखिए आप किसी भी चीज को बर्न कर लो, आप किसी भी चीज को जला लो, कंबशन कर लो, दहन कर लो, जलाने का मतलब होता है दहन करना, ये साइंटिफिक वर्ड है एक। तो जब हम मीथेन का कंबशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, प्लस कुछ वाटर के वेपर्स निकलते हैं, और प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है, हीट प्लस लाइट, हमें लाइट एनर्जी मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन की बर्निंग या नेचुरल गैस की बर्निंग, प्राकृतिक गैस जो होती है, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उसकी बर्निंग। तो यहाँ पे भी क्या निकल रही है, हीट एनर्जी मिल रही है। सो जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, जिन रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, देखिए एक्सो का मतलब होता है रिलीज होना, निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। उसके बाद देखिए, हाँ एक एग्जांपल और दे रखा है मैंने इसमें, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
देखिए जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस लेने वाली प्रक्रिया होती है, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको हम समझते हैं कैसे, रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखिए हम जो भी खाना खाते हैं, द फूड वी ईट, जैसे मान के चलो आपने राइस खाया है, चावल खाया है, या फिर आपने पोटैटो वगैरह कुछ खाया है, सो आपको पता है इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। या आपने ब्रेड खाया है, तो राइस या पोटैटो में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब भी हम फूड खाते हैं तो मान के चलिए हमने जो फूड खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो पाचन वाली प्रक्रिया होती है, तो उस टाइम जो कार्बोहाइड्रेट होता है या बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कार्बोहाइड्रेट है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है, ये टूट जाता है, किस में टूट जाता है, सो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक इनटू ग्लूकोज। सो कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C6H12 एंड O6। तो हम जो भी फूड खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो डाइजेशन के बाद किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। और जब भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जब भी हम सांस लेते हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है, सो व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी से बाहर निकलती है, प्लस वाटर, और प्लस यहाँ पे एनर्जी मिलती है हमें एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, हमारे सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है। तो इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या दिया गया है, यस इट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी मिल रही है, सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले, कई बार पूछा गया है कि इज रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और नॉट, एक्सप्लेन इट, तो आप लिखोगे यस रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज हो रही है। ओके उसके बाद देखिए यहाँ पे आप अगली रिएक्शन जो आ जाती है, सो ये मैंने आपको अभी समझा दिया है, रेस्पिरेशन वाला, एनर्जी निकलती है। ओके अगली रिएक्शन आती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। और डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक रिएक्टेंट टूटेगा किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो कॉम्बिनेशन का बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो वो रिएक्शन जहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटेगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे याद रखना एक सिंगल रिएक्टेंट होगा लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान के चलिए हमारे पास फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4। ये सारे केमिकल फॉर्मूला आपको आते हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये टूट जाता है किसमें, एक तो फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 प्लस, और दो गैसेस और निकलते हैं यहाँ से, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये रिएक्शन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ decomposition reaction. Why decomposition? Because in this reaction ferrous sulfate breaks into टू और मोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया, जब हमने गर्म किया, तो वो ब्रेक हो गया, टूट गया किसमें, फेरस ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में। ये निकल जाती है रिएक्शन, मतलब हमारे रिएक्शन के बाहर, और ये भी रिलीज हो जाती है। सो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो गैस निकलती है इनकी बहुत ही, सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक अजीब सी स्मेल होती है। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गैस रिलीज हुई है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए वो रिएक्शन, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हम हीट करके डीकम्पोज करते हैं। मतलब यहाँ पे आपने क्या करा है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है FeSO4, इसको आपने हीट करा है, गर्म करा है, गर्म करके तो टूटा है ये। सो फेरस सल्फेट को हमने डीकम्पोज करा है विद द हेल्प ऑफ हीट, और तभी जाके किस में टूटा है, एक तो फेरिक ऑक्साइड में, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में, और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हीट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ हीट वी डीकम्पोज, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट की मदद से तोड़ना। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान से समझना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो जनरली सारी होती हैं जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है बहुत सारे प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पे डीकम्पोजिशन किसकी मदद से हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ हीट, हीट की मदद से हो रहा है, गर्म करके हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब थर्मल की वजह से, हीट की वजह से यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। उसके बाद देखिए अगली रिएक्शन होती है, सो मैंने यहाँ पे लिख रखा है व्हेन ए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। तो जब भी डीकम्पोजिशन किसकी मदद से होता है? हीट की मदद से होता है, गर्म करने के बाद होता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हो रहा है और ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। देखिए हमने क्या काम करा, हमने लेड नाइट्रेट लिया PbNO3, सो लेड नाइट्रेट इज PbNO3 2, ये लेड नाइट्रेट हो गया। हमने क्या करा, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को भी एक टेस्ट ट्यूब में हीट करा, बॉईल करा, और जब हमने इसको हीट करा तो हीट करने के बाद ये किस में टूट गया? एक तो लेड ऑक्साइड में, डेट इज PbO। ये सब आपको मेरे नोट्स में मिलेगा लिखा हुआ, बस आपको इस वीडियो से इन चीज़ों को समझना है और समझ के आपको एक बार खुद ये लिख के प्रैक्टिस करनी है केमिकल रिएक्शंस, और आपको मैं नोट्स जो भेजूंगा आपको नोट्स पढ़ना है, आपको सब समझ आ जाएगा। देखिए लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, टूटता है किसमें? एक तो लेड ऑक्साइड में, प्लस यहाँ पे ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। मतलब जब ये रिएक्शन होती है तो टेस्ट ट्यूब के बाहर आपको ब्राउन कलर की, जो भूरे कलर की, ब्राउन कलर की यहाँ पे आपको लौ निकलती दिखाई देगी, गैस निकलती दिखाई देगी। वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम होती है वो किसकी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। पेपर में बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है कि व्हाट हैपन्स व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, क्या होगा जब लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे और कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी, और उस गैस का नाम बताओ जिसमें ब्राउन फ्लेम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर के फ्लेम, भूरे कलर के। सो ब्राउन फ्लेम, तो कौन सी गैस है वो जिसमें ब्राउन कलर के फ्लेम निकलते हैं? फ्यूम्स मतलब, सॉरी, सो अ गैस इन विच ब्राउन फ्यूम इज रिलीज्ड। तो वो जो गैस होती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना। और वो कब निकलती है? जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं। सो यहाँ पे ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज होंगी, लौ निकलेंगी, मतलब धुआं दिखेगी हमें ब्राउन कलर की, सॉरी गैस रिलीज होगी, मतलब आपको थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का यहाँ पे गैस विजिबल होगी इन केस ऑफ लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद देखिए अगली जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक। इसको समझिए, देखिए जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है? H2O होता है। तो जब हम वाटर में से करंट पास करते हैं, तो जब भी हम वाटर में से करंट पास करते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जब भी हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट तो उसे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, हमने वाटर लिया H2O, हमने करंट पास कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, करंट पास कराया। तो जब भी हम वाटर में करंट पास करते हैं तो ये टूट जाता है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है। किस में टूटता है ये? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस में। सो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू वाटर देन इट ब्रेक्स डाउन इनटू, देन इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट टूट रहा है, किसमें? दो प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब ये भी कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। लेकिन यहाँ पे तोड़ हम किसकी मदद से रहे हैं? करंट की मदद से। इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी मदद से हो रहा है? करंट की मदद से। तो ऐसी डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिकम्पोजिशन करते हैं। तो पहला हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम हीट की प्रेजेंस की वजह से डिकम्पोजिशन करते हैं, एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जहाँ पे हम करंट पास करा के तोड़ते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट होता है वो होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब अब जो डिकम्पोजिशन होगा वो फोटोन की मदद से होगा, मतलब लाइट की मदद से होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। देखिए हमने क्या काम करा, सिल्वर क्लोराइड लिया EgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, हमने सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का पाउडर है, और हमने क्या काम करा, इसको सनलाइट में रख दिया। हमने एक चाइना डिश में क्या करा, सिल्वर क्लोराइड सब्सटेंस है उसका पाउडर लिया, उसको सनलाइट में रख दिया।
तो जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया, किसमें, सिल्वर प्लस क्लोराइड में, ये टूट गया, डिकम्पोज हो गया। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हमने सनलाइट में रखा तो ये सिल्वर प्लस क्लोराइड में टूट गया, ये ग्रे कलर का कंपाउंड, इसका कलर चेंज हो गया। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे सो व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर अ फ्यू मिनट या फ्यू कुछ टाइम के लिए, फॉर अ फ्यू टाइम, तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया, यहाँ पे डिकम्पोज हो गया, किसमें, टूट गया, किसमें, सिल्वर में प्लस क्लोरीन में। तो यहाँ भी डिकम्पोजिशन हुआ है, लेकिन किसकी वजह से हुआ है, सनलाइट की वजह से, मतलब लाइट की वजह से। यहाँ पे तो हमने सनलाइट यूज करी है, जनरली हम कोई भी लाइट यूज कर सकते हैं सोर्स। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लाइट देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इस डिकम्पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, फोटोलाइटिक। ठीक है, तो हमने 3 डिकम्पोजिशन पढ़े यहाँ पे। पहला, हीट गर्म करके अगर हम तोड़ रहे हैं, गर्म करके डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। सेकंड, अगर करंट पास करके कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और जो थर्ड होता है हमारा, अगर हम लाइट पास करा के डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, लाइट की मदद से, उसको फोटोलाइटिक decomposition बोलते हैं। So these are the 3 types of decomposition in which the source is different. Means in some reaction we use heat to decompose, in some we pass the current, and in some reaction we use light to undergo the decomposition. Okay, उसके बाद देखिए अगली जो रिएक्शन आती है that is called displacement reaction. अगली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है उसके कंपाउंड में से, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए मान के चलिए हमारे पास है आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। सो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, हमारे पास आयरन है Fe, हम आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, दैट इज CuSO4। तो हमने आयरन की रिएक्शन किसके साथ कराई, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या मिलेगा, समझिए। देखिए आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल देन कॉपर, वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन यहाँ पे क्या काम करेगा, कॉपर को हटा देगा उसके सॉल्यूशन में से। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो आयरन क्या काम करेगा, लोहा क्या काम करेगा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4 और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा Cu। तो पहले इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और फिर यहाँ पे क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है जो ग्रीन कलर का होता है। सो वो रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट या मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को हटा देता है, जो कमज़ोर होता है उसको हटा देता है और खुद जाके जुड़ जाता है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेड Pb। लेड की रिएक्शन हम करा रहे हैं कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ। तो क्या बनेगा, बिल्कुल जो लेड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। तो लेड कॉपर को यहाँ से हटा देगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लेड क्लोराइड बन जाएगा, दैट इज PbCl2, और कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम कैसे पता लगाएं कि ये वाला ज़्यादा ताकतवर है, ये ज़्यादा ताकतवर है। बहुत सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं, तो हाउ टू आइडेंटिफाई विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन विच मेटल। तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास एक सीरीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए ये जो है हमारे यहाँ पे, इट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं क्योंकि इस सीरीज से हमें पता चल जाता है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। जैसे आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या है इसमें, पोटाशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम। तो जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। और जैसे ही हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होती जाएगी।
सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, गोल्ड है, सोना है, जो उसके ऊपर प्लेटिनम। तो जो गोल्ड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट ही नहीं करता, ना पानी के साथ, ना एसिड के साथ, ना बेस के साथ, किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसीलिए जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसके हम ऑर्नामेंट पहनते हैं, उसके आभूषण वगैरह यूज करते हैं, या बहुत सारी जगह यूज होता है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड जो होता है वो कोरोड नहीं होता, जंग वगैरह नहीं लगता, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करता, वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। सो दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। तो इस सीरीज में आपको सबसे ऊपर कौन दिख रहा है, पोटाशियम, उसके बाद सोडियम। तो अब एक क्वेश्चन आता है, देखिए आयरन कौन से नंबर पे है, आयरन इस जगह पे है, और कॉपर किस जगह पे है, आयरन से नीचे है। तो इसका मतलब आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा सकता है, जैसा कि हमने पहला एग्जांपल लिया था। यहाँ पे क्या करा था हमने, आयरन Fe, आयरन रिएक्ट्स विद किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, और क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट बन गया, डेट इज FeSO4, ये बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आयरन ने क्या काम करा, कॉपर को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है। ओके। और जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल बताया था, लेड प्लस जो कॉपर क्लोराइड बताया था, तो देखिए लेड तो इस जगह पे है, कॉपर फिर इसके नीचे है, तो लेड क्या काम करेगा, कॉपर को हटा देगा उसके सॉल्यूशन से, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस सीरीज को आपको स्टडी करना है और आपको ये याद रखनी है, तभी आप बता सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉपर रिएक्ट विद जिंक सल्फेट, कॉपर की रिएक्शन करा रहे हैं हम जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या आप सोच सकते हो, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट। तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, वो जिंक से कम रिएक्टिव होता है। तो कॉपर जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सीरीज में देख सकते हो कि जो हमारा जिंक है वो इस जगह पे है और कॉपर कहाँ है, नीचे की तरफ है। इसका मतलब जिंक कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। तो अब आप समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, आ रिएक्शन in which more reactive element displace less reactive element is called displacement reaction। अच्छा, इसी तरीके से देखो नॉन मेटल का होता है, जैसे कि यहाँ पे ये नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज है। जो फ्लोरीन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मतलब फ्लोरीन इन तीनों में से किसी को भी हटा सकता है उसके सॉल्यूशन से, जो हमारा फ्लोरीन होता है। तो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज फॉर नॉन मेटल। और जो मैंने आपको इससे पहले दिखाई थी, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज फॉर मेटल। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए आपके पास है फ्लोरीन F2, हम फ्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, HF, और प्लस यहाँ से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, और खुद जाके जुड़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए हम नेक्स्ट रिएक्शन को स्टडी करते हैं। सो हमारी अगली जो रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है, आयंस का। इसको आप समझिए एग्जांपल के तौर पे। देखिए मान के चलिए हमारे पास है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4। और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, दैट इज BaCl2। तो जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो देखिए सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैटायन होता है, सल्फेट नेगेटिव होता है, बेरियम पॉजिटिव होता है, और क्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज मतलब अदला बदली कर दो, ये वाला जो पॉजिटिव है पहले रिएक्टेंट का, इसको सेकंड के साथ भेज दो, और सेकंड वाला जो पॉजिटिव है उसको फर्स्ट की जगह भेज दो। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे आयंस का। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव की तरफ भेज दो और ये पॉजिटिव इस तरफ भेज दो। तो जब ये सोडियम क्लोरीन के पास जाएगा तो क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। और जब ये बेरियम सल्फेट के पास जाएगा तो ये क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। सो दिस इज द रिएक्शन विच इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितनी बार, दो बार।
आप सोचोगे 2 बार कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है? देखिए, पहले तो सोडियम ने क्या करा, सोडियम कहाँ गया, इस जगह पे गया, और बेरियम किस जगह गया, इस जगह आया। तो यहाँ पे 2 टाइम डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि सोडियम बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो उसको हटा देगा, या बेरियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव उसको हटा देगा, नहीं। यहाँ पे सिंपली आयंस का एक्सचेंज होता है। मतलब सोडियम जो आयन है वो बेरियम आयन को हटा देगा और इसकी जगह जुड़ जाएगा, और ये सोडियम की जगह आ जाएगा। जस्ट एक्सचेंज कर दिया, जगह बदल दी हमने, सोडियम की जगह बेरियम को बैठा दिया, बेरियम की जगह सोडियम को बैठा दिया। सो इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव की जगह भेज दिया और इस पॉजिटिव को इस जगह भेज दिया। सो अ रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, ओके, इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे लेड नाइट्रेट होता है हमारा PbNO3, सो दिस इज लेड नाइट्रेट, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं पोटाशियम आयोडाइड के साथ, KI के साथ। तो लेड क्या होता है, देखो प्लस होता है, नाइट्रेट क्या होता है यहाँ पे, माइनस होता है, पोटाशियम क्या होता है, प्लस होता है, आयोडीन क्या होता है, माइनस होता है। तो इस प्लस को कहाँ भेज दोगे, इस तरफ, और इस वाले प्लस को कहाँ भेज दोगे, इस तरफ भेज दोगे। तो लेड किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन के साथ, तो क्या बना देगा, लेड आयोडाइड बना देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड, दैट इज PbI2। और ये जो हमारा पोटाशियम है ये नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। जो लेड है वो आयोडीन के पास जाके जुड़ गया, और जो पोटाशियम है वो नाइट्रेट के पास जुड़ गया। देखिए इस रिएक्शन का एक और नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ये, लेकिन इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब आप सोचोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में ये जो लेड आयोडाइड बनता है PbI2, ये इनसॉल्यूबल होता है। आप सोचोगे इनसॉल्यूबल का मतलब, देखिए यहाँ पे जो लेड आयोडाइड बनता है PbI2, ये पानी में घुलता नहीं है, इट इज इनसॉल्यूबल। ये पानी में घुलेगा नहीं, नीचे की तरफ मिलेगा, रिएक्शन में जमा हुआ मिलेगा। इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, कौन, लेड आयोडाइड। और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। आपसे कोई बोले प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ऐसा सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता है, जो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा अलग से, एक सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा, सो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में जो लेड आयोडाइड बनता है ये आपको बीकर में नीचे की तरफ जमा हुआ दिखाई देगा, इकट्ठा हुआ दिखाई देगा, और कैसा होगा, येलो पीले कलर का होता है। और कैसा होता है, इनसॉल्यूबल होता है, घुलेगा नहीं है, और इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया। सो ए रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इससे पहला मैंने आपको एक एग्जांपल और देखिए समझाया था, मैं उसको दोबारा एक बार समझाता हूँ, सोडियम सल्फेट का। देखिए सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, और सोडियम सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। तो जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, सोडियम प्लस है यहाँ पे, सोडियम प्लस और सल्फेट माइनस, ठीक है, यहाँ पे बेरियम प्लस है और क्लोरीन माइनस है। तो यहाँ पे सोडियम तो बेरियम के पास चला जाएगा और बेरियम इस तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड हमारा क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl और प्लस बेरियम सल्फेट दैट इज BaSO4। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट बनता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जी। कैसा प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। तो ये जो रिएक्शन है जिसे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट बोला है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में भी एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट का मतलब आप समझ गए होंगे, ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन रहा है ये पानी में घुल नहीं पाता है, ये नीचे की तरफ जमा हुआ मिलेगा, वाइट कलर का सब्सटेंस मिलेगा, इसीलिए वाइट कलर का प्रेसिपिटेट कहलाता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में सॉल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सो ये दोनों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक तो एक्सचेंज ऑफ आयन भी हो रहा है और एक प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो पिछली रिएक्शन में जो लेड आयोडाइड बना था PbI2,
वो कैसा प्रेसिपिटेट था, येलो कलर का, पीले कलर का प्रेसिपिटेट था। और इस रिएक्शन में जो बना है बेरियम सल्फेट, वो कैसा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का। सो दीज टू रिएक्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है चारों रिएक्शंस को। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, देन हमने पढ़ा है डिकम्पोजिशन, फिर उसके टाइप्स पढ़े हैं, फिर हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट। तो अब इस चैप्टर में हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बचती है और कोरोजन और रेंसिडिटी, ये दो टॉपिक और बचते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू।